इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा सा बताया भी हुआ था। कहाँ पर बताया हुआ था? इलास्टिसिटी वाले इसमें, जो आपकी इलास्टिसिटी होती है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, अब इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है? मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली। ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल मान लो बेटा ये है, इनके बीच फोर्स लगने वाली। ठीक है ना, जो इनके बीच अट्रैक्शन की फोर्स लगती है मान लो, उनको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोल सकते हो। ये रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितनी है। तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब एक चीज और ध्यान दे लो कि ये मान लो एक मॉलिक्यूल है, इसकी एक रेंज है जहां तक कि दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है। नॉर्मल देखें, ज्यादा ध्यान हम देंगे अट्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, तो कितनी रेंज है? एक रेंज है जहां तक दूसरे मॉलिक्यूल को बेटा अट्रैक्ट कर सकता है, वो रेंज होती है आपकी 10⁻⁹ मीटर। समझ के बात? छोटी सी बात है, एक मॉलिक्यूल दूसरे में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपको अट्रैक्ट करती है, थोड़ा सा पास जाओगे तो एकदम से खींच लेगी। मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, एक आयरन का पीस उसके पास लेकर जाओगे तो एक टाइम के बाद वो खींच लेगी। ऐसी बेटा ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कितनी दूर वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेता है? 10⁻⁹ मीटर। बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा। इससे दूर चला जाएगा तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इस फोर्स की रेंज इंटरमोलिकुलर फोर्स रेंज, या रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ये लिख लो, याद रखना। ठीक है ना, ये लगभग इतनी है। आपने ना एक टॉपिक छोड़ा होगा, ऑर्डर, सिग्निफिकेंट फिगर में ना एक ऑर्डर नाम का टॉपिक आता है। ऑर्डर, जब हम ज्यादा ही छोटी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं या ज्यादा ही बड़ी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हमारा मेन फोकस होता है कि 10 की पावर में क्या आ रहा है। अगर कोई आंसर ये आता है ना, हम इसको क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, इसको 1 ले लेते हैं। अगर ये बड़ा आ जाएगा 6 7, मान लो ये 7 आ गया, तो इसको ये 10 की पावर 10 ही कंसिडर कर लेंगे। मेन बात है कि कितने ऑर्डर का नंबर आ रहा है। तो ज्यादा छोटी चीजों में और ज्यादा बड़ी चीजों में इस नंबर को एडजस्ट कर लेते हैं। वो एक टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर में, जब रिवीजन करेंगे तो कुछ क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तो मेन हमारा फोकस इसके ऊपर होता है। जैसे वो कहते हैं ना कि न्यूक्लियस का साइज कितना है। अब न्यूक्लियस का साइज वो बोलते हैं 10⁻⁴ मीटर से लेकर, सॉरी यहां लिख देते हैं, 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर। तो हम बस ये पावर के ऊपर ध्यान देते हैं, जो साथ में मल्टीप्लाई में कोई नंबर आता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। किसका फोन कर रहा है? फोन करें, बाहर से आ रही है आवाज, बाहर से आ रही है। ठीक, अब ये मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के भी हो सकते हैं और डिफरेंट के भी, ध्यान रहे। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स के बड़े 2 टाइप होते हैं। पहला आता है कोएसिव फोर्स, और दूसरा बेटा आपको पता है एडिसिव फोर्स आती है। दूसरी बेटा आप क्या आती है? एडिसिव फोर्स। कोएसिव फोर्स क्या है तो मॉलिक्यूल के बीच में लगती है, बट मॉलिक्यूल किसके हैं? सेम सब्सटेंस के। ठीक है ना, तो ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी molecules of same substance। ये है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी molecules of डिफरेंट सब्सटेंस। अब ध्यान से देखो बेटा,
सेम सब्सटेंस के बीच में फोर्स लगती है, उसका कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? इसका एग्जाम्पल सेम सब्सटेंस। अब देखो मरकरी के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनके बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। इसलिए आप एक मरकरी की ड्रॉप को 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड कर नहीं सकते आसानी से। मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स, तो वो बहुत ज्यादा है। आप मरकरी की ड्रॉप को 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते ऐसे करके, हम ऐसे किसी भी तरीके से इतनी जल्दी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उसका एग्जाम्पल रहा। तो दूसरा आता है बेटा, जैसे वाटर की छोटी ड्रॉप लोगे ना, छोटी ड्रॉप लोगे, अगर पास में डाली है तो अगर वो हल्का से टच में आ गई ना, तो एकदम से भागकर एक सिंगल सी वो बन जाएगी। कई बार पानी बेटा आपने देखा हो, पड़ा होगा, दूर दूर हैं, जब आपस में कॉन्टैक्ट में तो एकदम से भागकर बेटा एक ही बनने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक सबसे मेन एग्जाम आपने देखा होगा, एग्जाम्पल मेन देखा होगा आपने, घर में जब बर्तन धोते हो ना, बर्तन में कई बार 2 प्लेट आपस में चिपक जाती हैं, जब जो ग्लास डालते हो आपस में फंस जाते हैं, ठीक है ना, और इतना टाइटली फंसते हैं कि उसको निकालना ऐसा लगता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और नॉर्मल अगर सूखे ग्लास डालोगे तो निकाले जाते हैं, लेकिन अगर गीले डाल दिए बेटा उसमें दिक्कत आ जाती है। अब मान लो एक ग्लास के साथ वाटर के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, दूसरे ग्लास के साथ भी लगे हुए हैं, जब आपस में डालते हो तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी फोर्स लगती है, कोहेसिव फोर्स, तो वो काफी ज्यादा होती है, इसलिए आप उसको अलग इतनी आसानी से नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल लिख लो पहले अपनी लैंग्वेज में, कौन कौन से मैंने बताए हैं। पहला तो ये लिख लो कि मरकरी की जैसे ड्रॉप जो भी होती हैं, ठीक है ना, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना, इतनी जल्दी नहीं कर सकते, करने पर आएगा बेटा फिर तो सब कुछ ही कर लोगे। तो मरकरी की ड्रॉप को छोटी छोटी ड्रॉप में ब्रेक कर पाना मुश्किल है। और जैसे बेटा वो जो ग्लास प्लेट एक दूसरे से स्टक हो जाती है ना, मान लो, वो एग्जांपल आप लिख सकते हो इसी का। अच्छा, अगर मैं सॉलिड की बात करूं, सॉलिड कोई भी सॉलिड ले लो, उसके 2 जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में जो होती है बेटा कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। जो कोहेसिव फोर्स है ना, इसको ना क्या लिख दें, कुछ सिंपल दे दें बेटा, फिलहाल के लिए एफ के पैरों में सी एफ डाल देते हैं, कोहेसिव फोर्स, ठीक है ना, इज वेरी लार्ज फॉर सॉलिड के लिए बहुत ज्यादा होती है भाई, आप देख ही पाते हो सॉलिड के केस में बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से सॉलिड के पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम, इसकी वजह से सॉलिड के पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का ही पार्ट, लिक्विड के लिए बेटा थोड़ी सी वीक होती है सॉलिड के कंपैरिजन में, और गैस के लिए बेटा कोहेसिव फोर्स नेग्लिजिबल होती है। गैस के लिए बेटा नेग्लिजिबल होती है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते नहीं है, अट्रैक्ट करते नहीं है वो, तो इसी वजह से गैस के पास ना ही डेफिनेट शेप होती है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट देखना बेटा, एडिसिव फोर्स, इसके एग्जांपल दे सकते हो।
आप फेविकोल का यूज करते हो, गम यूज करते हो। अब फेविकोल जैसे करती क्या मान लो, या गम करती क्या है, ठीक है ना। कोई चीज मान लो आपकी, मान लो टूट चुकी है बीच में से, मान लो जैसे चप्पल हो चुकी है, कोई भी हो चुकी है, आप उसमें मान लो फेविकोल डालते हो, या सॉरी फेविक्विक डालते हो ना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। चलो, तो उसमें जब डालते हो वो उधर से एक साइड से पकड़ देता है और दूसरी साइड से पकड़ देता है, दोनों को बीच में खुद होता है, तो उसकी एडिसिव फोर्स ज़्यादा होती है, ठीक है ना। मान लो जैसे ये दो बॉडी हैं, दो पार्ट हैं, सेपरेट हुए हैं, इनके बीच में आपने डाल दी, ठीक है ना। अब ये जो भी है इसके खुद के मॉलिक्यूल के साथ तो होती है, मतलब कोहेसिव फोर्स तो अच्छी होती है, साथ में इसके साथ एडिसिव फोर्स भी अच्छी होती है। मतलब इसका मॉलिक्यूल इसके मॉलिक्यूल को भी अच्छे स्ट्रांगली से पकड़ लेता है और इधर से इसको भी पकड़ लेता है, तो आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक से जाते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल ये हो गया, एक ये हो गया। जैसे मैं इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, तो देखो तो बेटा, जब ये यहां पर इसकी कॉन्टैक्ट में आएगी इंक के मॉलिक्यूल और व्हाइट बोर्ड के मॉलिक्यूल, इनके बीच में कौन सी फोर्स लग रही है, एडिसिव फोर्स। याद करो मैंने कभी ये भी कहा था कि फ्रिक्शन हमें लिखने में मदद करता है। फिर फ्रिक्शन में और इसमें फर्क क्या है, ध्यान से समझो। फ्रिक्शन जब मैं ऐसे चलाऊंगा ना, इस साइड से चलाऊंगा, अब भी फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन इस टाइम एडिसिव फोर्स 0। फ्रिक्शन तो अभी लग रहा है ना, चला रहा हूं, फ्रिक्शन तो लग रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन एडिसिव फोर्स क्या है, प्लास्टिक के मॉलिक्यूल व्हाइट बोर्ड के मॉलिक्यूल के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं रख रहे, तो फ्रिक्शन अलग कंसेप्ट है और एडिसिव फोर्स अलग कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब जैसे आप कहते हो, जैसे आप बर्तन धोते हो ना, वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, बर्तन का जो बेटा जो भी जिस मटेरियल का बना हुआ है उसके मॉलिक्यूल के साथ क्या है, एडिसिव फोर्स अच्छी होती है उनकी दोनों के बीच की, तभी तो चिपक जाता है पानी, तभी तो पानी कंटेनर के साथ या बर्तन के साथ चिपक जाता है। आपकी बॉडी जब नहाते हो, सोचो आप नहा रहे हो और पानी आपकी बॉडी के ऊपर डाल दो, ऐसे नीचे जा रहा है, चिपक ही नहीं रहा, एडिसिव फोर्स ही ना हो, है पॉसिबल। जो बेटा डक होती है ना, पानी जो होता है डक को बेटा गीला नहीं कर पाता, उसके पंखों को आप देखते हो कहीं किसी भी चीज़ को, वो पानी के अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं, बट थोड़ा सा ऐसे ऐसे करते हैं, फिर नॉर्मली हो जाती हैं, ऐसा लगता नहीं कि पानी से निकल कर आई। और पानी से निकली चीज़ हो जिसको पानी वेट कर सकता हो, तो बेटा उसका तो अलग ही हाल दिख जाता है ना। तो डक को पानी वेट नहीं कर पाता, क्योंकि जो उसके पंख होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल हैं और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में एडिसिव फोर्स 0, लगभग 0, समझ के। तो आप पानी ग्लास को या प्लेट्स को वेट कर देता है, गीला कर देता है, रीजन क्या है, 1 मार्क्स में पूछे, एडिसिव फोर्स, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ चिपके जाते हैं। आप यूट्यूब पर देखना, कई ऐसी भी शर्टें बनाई गई हैं, शर्ट्स बनाई गई हैं ऐसी भी, उसके ऊपर चिक्कड़ की बड़ा बरबर कर बाल्टी डालते हैं, वो बिल्कुल वैसी की वैसी। अगर कोई आपके ऊपर डाले बाहर से लाकर पानी भी, कोई भी चीज़, आपके कपड़े तो बेटा गीले हो जाएंगे, ठीक है ना। और उसके ऊपर डालते हैं, 2 साइड से आदमी खड़े किए होते हैं वाइट शर्ट वाले, एक के ऊपर डालते हैं बेटा वो सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, दूसरे के ऊपर डालते हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे, क्योंकि जो शर्ट है वो ऐसे सब्सटेंस से बनाई गई होगी जिसकी एडिसिव फोर्स उनके साथ 0 है, तो बेटा क्यों चिपकेंगे ना। तो चलो ठीक है, लिख लो इसके बारे में जो कुछ लिख सकते हो, जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताए। वाटर वेट्स द कंटेनर या ग्लास ड्यू टू एडिसिव फोर्स। अब वाटर डक को वेट नहीं कर सकता बेटा, ठीक है ना, एडिसिव फोर्स वहां पर बिल्कुल ही नहीं होती, लगभग नेग्लिजिबल होती है। आप कॉपी पर लिख सकते हो ड्यू टू एडिटिव फोर्स, एडिसिव फोर्स, कॉपी पर लिख भी सकते हो ना, आपके पेन के साथ कॉपी पर लिख रहे हो, तो इसमें क्या आ रहा है, एडिसिव फोर्स ही तो है। अरे जैसे समझ में आई वैसा लिख लो,
We can write on paper with pen due to adhesive force. ठीक है ना, इसमें इतना ही है। आगे बारी आती है सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं पहले, उसका सॉल्यूशन आज तो नहीं मिलेगा बट ढूंढने की कोशिश करना, लेकिन चैप्टर के एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको मिल जाएगा। अगर मैं एक बैलून लूं, ठीक है ना, और इसके अंदर हवा भरी हुई है मान लो पूरी पूरी, और इसके बाद कहीं नहीं साइज बढ़ नहीं रहा, कम नहीं हो रहा, सेम रह रहा है, तो बस ये इनसाइड का प्रेशर है और ये आउटसाइड का प्रेशर है। तो क्या दोनों प्रेशर इक्वल होते हैं या कम ज्यादा होते हैं? बैलून के अंदर आपने हवा भरी हुई है मान लो, ठीक है ना, ठीक है ना, मान लो एयर की बबल बनी हुई है, एयर की बबल बनी हुई है, इसको छोड़ दो, बैलून को छोड़ दो, चलो एयर बबल ले लो, चलो एयर की बबल है, सॉरी एयर बबल है, वाटर में एयर की बबल बनी हुई मान लो, कहीं पर जैसे आप साबुन से बना देते हो, वो शादियों में मिलते हैं बेटा, सोप सॉल्यूशन से बनाया होता है, तो मान लो वो एक बबल सी बनी हुई है, उसके इनसाइड का प्रेशर और आउटसाइड का प्रेशर क्या सेम होता है या नहीं होता? ठीक है ना, ये क्वेश्चन सोचने वाला है, और इसका आंसर बेटा आपको लास्ट में सरफेस टेंशन से ही जाकर मिलेगा। एक टॉपिक है सरफेस टेंशन की, अगर आपको नॉलेज है तो काफी कुछ कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। सरफेस टेंशन, पहले एक बात बताता हूं फिर कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। देखो किसी भी लिक्विड का जो सरफेस होता है ना, पहले ये बात लिखो कि किसी भी लिक्विड का जो सरफेस होता है वो चाहता है उसका एरिया मिनिमम हो, सरफेस एरिया, तो ठीक है ना, जो लिक्विड का सरफेस चाहता है कि सरफेस एरिया मिनिमम, मिनिमम लिक्विड का सरफेस चाहता है कि उसका सरफेस एरिया मिनिमम, ठीक है। इसी वजह से सरफेस एरिया मिनिमम हो। अगर मैं आपको कमाल की चीज बताता हूं मैं आपको, मान लो मैं कह दूं कि आपने ना एक मिट्टी का घड़ा बनाना है, घड़ा नहीं, मिट्टी से एक कंटेनर बनाना है, 5 किलो का बनाना है, हाँ जी, मिट्टी का कंटेनर बनाना है और 5 किलो का बनाना है, तो आप कम से कम मिट्टी यूज करो कि 5 किलो का बन जाए। थिकनेस मैं कंडीशन दे रहा हूं, थिकनेस इक्वल रखनी है, ये नहीं कि सर बिल्कुल पतला सा बना देंगे तो मिट्टी कम यूज होगी ना, जो मर्जी शेप बनाओ, थिकनेस आपने इक्वल रखनी है। मान लो सिलेंडर बना रहे हो, सिलेंडर की थिकनेस इतनी है तो मान लो इतनी, कोई मटका बना रहे हो तो भी इतनी, कोण बना रहे हो तो भी इतनी, थिकनेस सबकी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ऐसा मान लो। और आप किस शेप का बनाओगे कि सबसे कम मटेरियल यूज हो? स्फीयर। अगर 5 किलो का कोई भी कंटेनर बनाना है और हम ये चाहते हैं कि मटेरियल कम से कम यूज हो, यानी कि सरफेस एरिया ना, क्योंकि मटेरियल कहां लगेगा? सरफेस एरिया पर लगेगा, तो सरफेस एरिया सबसे कम होता है बेटा स्फीयर का। ये मैथ में आगे करोगे 12th क्लास में आ जाएगा। फोर गिवन वॉल्यूम,
मतलब वॉल्यूम गिवन है, फॉर गिवन वॉल्यूम, ठीक है ना। सरफेस एरिया इज मिनिमम फॉर स्फीयर। अब होगा क्या सर, मान लो बेटा एक वाटर की ड्रॉप गिरी, ठीक है ना, ऊपर से वाटर की ड्रॉप गिरी, उस ड्रॉप के पास जितना लिक्विड है, जितना पानी है बेटा, वो तो फिक्स है, मतलब वॉल्यूम तो क्या है, कांस्टेंट है। तो वो उसका सरफेस चाहेगा कि सरफेस एरिया क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। तो वो कैसी शेप लेगा, स्फेरिकल, स्फेरिकल स्फीयर बनेगा। तो लिक्विड ड्रॉप होती है ना बेटा, जो लिक्विड ड्रॉप जो होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं। पूछे लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होती हैं? ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन। 1 मार्क्स में पूछ ले कि लिक्विड ड्रॉप बेटा स्फेरिकल क्यों होती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। आपको सर नहीं, हमारे केस में ना थोड़ा सा वो इलिप्स सा कुछ बना होता है, तो बेटा ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी वहां काम खराब करेगी। ये केस प्रॉपर स्फीयर तब बनेगी अगर ग्रेविटी क्या हो, 0। भाई ये लाइन जो लिखी हुई है असल में तब दिखेगी जब ग्रेविटी क्या हो, 0। बट जहां पर भी रहेगी तो बनेगी स्फीयर। अब आपने कभी सुबह उठकर बेटा नजारा देखा हो कुदरत का, आपने देखा हो कि किसी भी पेड़ के पत्तों पर बेटा आप ओस की बूंदें पड़ी होती हैं, ठीक है ना। जितनी छोटी होंगी उतनी स्फेरिकल ज्यादा होंगी, बड़ी होगी तो उसका अपना वेट हो जाएगा, ग्रेविटी नीचे खींचेगी तो बेटा थोड़ा सा अलग सा काम बन जाता है। जितनी छोटी होगी उतनी स्फेरिकल होगी। तो ये एक रीजन है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं सबसे पहले, और एक मैंने ये बनाया हुआ है, पहले समझ लो काम क्या होगा। मैं जैसे इसको इसके अंदर डालूंगा तो यहाँ पर एक फिल्म सी बन जाएगी, और फिल्म बनने के बाद अगर मैं इसको एक साइड से तोड़ दूंगा तो बाकी लिक्विड जाएगा, एरिया कम से कम हो, यही चाहेगा ना, इसको अपनी तरफ खींचेगा। एक बार देखते हैं होगा कि नहीं होगा। देखना एक फिल्म सी दिख रही है, एक मिनट, टूट गई ना, एक मिनट भाई साहब, एक साइड ही है काम भी ना। अब दोनों साइड होगी, है दोनों साइड, टूट भी गई। क्या हो रहा है आज, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया पानी का, पता है आपको। ठंडे पानी की सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है और गर्म पानी की सरफेस टेंशन ना, जल्दी टूट रही है आज। देखना गर्मा ने इतने वो अच्छी तरह किया था ये एक्सपेरिमेंट। अच्छा जी, वैसे सोप डालने से क्या होता है पता है, सरफेस टेंशन और कम होती है। ये चीजें नोट करते रहना, सोप डालने से फिल्म तो बन जाएगी। चीज या तो मेरे पास आ जाओ, यहाँ आ जाओ फटाफट सारे जाने, यहाँ देखते हैं। आपको दिखाने के चक्कर में दूर जाते हैं, यहाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ यार। दिख रही है बेटा एक फिल्म सी बनी हुई ना। अब ऑब्जर्व करना, जैसे मैं इसको ब्रेक करूँ ये ब्रेक होगी, ये इधर चलेगी अपने आप। मैं इसको खींचूंगा फिर जाएगी, ये टूट गई, 1 मिनट। अब देखना इसको मैं तोड़ूंगा, इधर चलेगी, और जैसे मैं इसको खींचूंगा तो ये वापस जाएगी। ये देखो अपने आप जा रही है। इसको कौन खींच रहा है,
सरफेस टेंशन। वो चाहती थी कि एरिया कम से कम हो और इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है। वैसे इमेजिन कर पाना मुश्किल है सीधा बोर्ड पर कि लिक्विड इसको खींचेगा और आगे वर्क डन निकालेंगे। जैसे मैं इसको खींच रहा हूँ ना, मैं वर्क डन कर रहा हूँ ना, देखो कितना मैं दूर खींच कर लेगा, देखना। जब टूट जाती है तो काम हो जाता है, आपको पता है। अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा तो अपने आप भागेगी, कम भागी थोड़ी सी। ये देखो, ये इक्वल खींचे, थोड़ा फ्रिक्शन भी तो आ जाता है ना। ये देखो, ठीक है ना। तो कितना स्ट्रेच कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये सिस्टम, एक काम और करते हैं छोटा सा, आप ना इसका थोड़ा सा काट का सर्कल बना लो, इसका इस थ्रेड का सर्कल बना लो, थोड़ा सा छोटा सा, जो इसके बीच में आ जाए इतना सा। पहले ना इसके जो, हाँ सिंपल सी वो कर, सीधा सीधा। एक और किया होगा ना अपने एक्सपेरिमेंट, देखा है। इसको ऊपर रख दो, सर्कल ना ही बने तो अच्छा है। ये देखो, अब प्रॉपर सर्कल बन गया। पहले अच्छा नहीं था, हाँ अब अपने भी एग्जैक्ट सर्कल बन गया, ठीक है ना। किसका सरफेस एरिया कम होया? साइड वाले का ना, ये हो गया। चलो अब समझते हैं बोर्ड पर। ऑब्जर्व तो आपने कर ही लिया। लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल होती है ड्यू टू सरफेस टेंशन। एक अभी हमने काम किया, हमने ये लिया एक स्क्वायर रेक्टेंगल, इसके अंदर बेटा पूरा पूरा लिक्विड है, लिक्विड की फिल्म है मान लो, और इसके अंदर मैंने कुछ ऐसे करके थ्रेड रखा हुआ है, ठीक है ना। और जैसे मैं इसमें भी कोई हाथ डालता हूँ या कोई चीज डालता हूँ तो ये यहाँ से लिक्विड की जो फिल्म होती है वो गायब हो जाती है, और बाकी लिक्विड क्या जाएगा, उसका एरिया कम हो जाए। पहले मजबूरी थी बैलेंस करना क्योंकि ये भी लिक्विड था, अब जब बीच में लिक्विड रहा नहीं तो साइड वाला लिक्विड चाहेगा कि उसका सरफेस एरिया कम से कम हो, मतलब इधर वाला बाकी बचा एरिया कम से कम हो। बाकी एरिया कब कम होगा, जब ये सर्कल पूरा बन जाए और बाकी एरिया कम हो जाएगा। इस थ्रेड का एरिया तो बढ़ेगा, इसका एरिया तो बढ़ेगा, लेकिन लिक्विड का एरिया साइड से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका लिक्विड ऐसा प्रॉपर। तो यहां पर आपके लिक्विड के सरफेस ने मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, ठीक। अब सरफेस टेंशन को समझे कैसे। अब आप आसानी से समझ पाओगे कि एक लिक्विड लेते हैं, एक लिक्विड की फिल्म लेते हैं, देखना, एक लिक्विड की फिल्म लेते हैं, अब इस लिक्विड के ऊपर बड़ा एक फिल्म बनी हुई है, इसके अंदर पूरी की पूरी। ऐसा इमेजिन करो, या सच में भी हमने किया हुआ था कि यहां पर एक लेंथ लगा दो, एल लेंथ बेटा मैंने यहां पर लगा दी, जैसे बेटा मैंने वहां लगाई थी, एक एल लेंथ यहां पर लगा दो। अब ये लेंथ ना इधर भागेगी ना उधर भागेगी। ये लेंथ कहां पर है बेटा, रेस्ट पर है। बुक्स में लिखा होता है कि इमेजिनरी लाइन मान लो, हम लाइन भी मान सकते हैं इमेजिनरी, और कोई लेंथ भी हो सकती है, ठीक है ना। वो लिखते हैं इमेजिनरी लाइन, तो आप भी लिख लो। ये रेस्ट पर है, मतलब क्या है भाई, इस साइड लगने वाली नेट फोर्स
और इस साइड लगने वाली नेट फोर्स इक्वल है, दोनों साइड बेटा इक्वल फोर्स लग रही है, तभी तो कुछ चीज रेस्ट पर है। वो कहते हैं सरफेस टेंशन, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने एक साइड वाली फोर्स ले लेनी है, नेट फोर्स तो जीरो है ना, एक साइड कितनी लग रही थी आपने वो देख ली, और टोटल लेंथ कितनी थी बेटा आपने वो देख ली। ये आ गया सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन देखो ध्यान से। अब सरफेस टेंशन का बेटा फॉर्मूला लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन का बेटा ऐसा यूनिट क्या बनकर आ गई, न्यूटन पर मीटर आएगी। अब बेटा इसके बारे में इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, MLT-2, और मीटर का बेटा L-1 और आ गया, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा MT-2, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ये बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये लिक्विड की ना यूनिक प्रॉपर्टी होती है। सरफेस टेंशन लिक्विड की यूनिक प्रॉपर्टी, जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, मतलब दुनिया में दो लिक्विड की सरफेस टेंशन की वैल्यू कभी भी सेम नहीं आ सकती, ये उसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, सरफेस टेंशन वाटर और उसकी बेटा सोप की लिख लेते हैं हम, याद रखनी हो तो रख लेना, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे, बट फिर भी। हाँ जी, ये वाटर की होती है बेटा 0.0756 और सोप की होती है 0.025, ऐसा कुछ। मतलब सोप की कम होती है आपकी और वाटर की ज़्यादा होती है। मरकरी की सबसे ज़्यादा 0.465, मरकरी की सबसे ज़्यादा होती है बेटा 0.46 न्यूटन पर मिनट है, मीटर, ये वाली। तो वाटर की ज़्यादा होती है और सोप की कम होती है, ठीक। अब कई बार क्या करते हैं, जैसे बेटा जो पानी रुका होता है ना, शहरों में गलियों में कहीं पर पानी बेटा रुका रहता है, मान लो उसके अंदर ना एक कुछ चीज डाल देते हैं, मुझे पता नहीं क्या डालते हैं, जैसे जिसके ऊपर मच्छर पानी के ऊपर आराम से बैठ जाते हैं, मकड़ी भी और मच्छर भी। वो डूबते क्यों नहीं, क्योंकि जो लिक्विड का बेटा सरफेस है ना, वो ऐसा काम करता है उनके लिए जैसे बेटा कोई स्ट्रेच मेम्ब्रेन हो, जैसे कोई पर्दा डाला हुआ है उसके ऊपर कुछ चीज रख दी या बैठा दी, ठीक है ना, उनको ऐसा लगता है। वो होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है ना। अब जैसी कोई उसके अंदर चीज डालोगे, मान लो सोप ही डाल दिया, अब बेटा जो मच्छर होता है अपने बेटा जो अंडे उंडे देता होगा बेटा पानी के ऊपर ही देता होगा, ठीक है ना। अब जैसी आपने मच्छर को बेटा किसी की आदत लगी हुई है, वाटर के सरफेस टेंशन की इतनी को होती है, ये सिस्टम है, और जैसे इसके अंदर आप सोप डालोगे उसकी सरफेस टेंशन क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। उस टाइम पर मच्छर पानी में डूब सकता है बड़े प्यार से। क्या डालते हैं, कैरोसिन ऑयल डालते हैं, लेयर आ जाती है, यानी कि उसकी सरफेस टेंशन को
एक तो तरीका ये है कि उसके सरफेस टेंशन को कम कर दो और वो बेटा बैठे और काम खत्म हो जाए, ठीक है ना। एक कोई जहरीली सी बेटा कोई डाल दो जिसकी, ठीक है ना, या वो काम हो सकता है। ये आगे छोटा सा काम। अब ना इसके बाद आती है बेटा सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, ठीक है ना। सरफेस एनर्जी क्या होती है वो देख लेते हैं। सरफेस एनर्जी, मान लो बेटा लिक्विड है और लिक्विड का सरफेस क्या है, स्ट्रेच्ड होता है ना। ये हमने थोड़ा सा फील किया कि स्ट्रेच, खिंचा हुआ होता है, एक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, ये पूरे में लिक्विड भरा हो वैसे तो, ये जो गैप दिया हो ना बेटा, ये मैंने दिया हो, ये गैप याद रखना कितना दे रखा मैंने, 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ये गैप कितना है, 10 की पावर माइनस 9 मीटर। ये क्वेश्चन ही समझ लेना, टॉपिक के अंदर क्वेश्चन ही चल रहा है। एक पॉइंट बेटा मैंने ए ले लिया, एक पॉइंट बेटा मैंने बी ले लिया, एक पॉइंट बेटा मैंने सी ले लिया, और एक पॉइंट मैंने बिल्कुल सरफेस पर ले लिया, डी ले लिया। ए बी सी डी 4 पॉइंट ले लिए। ए पॉइंट के लिए चारों तरफ बेटा माहौल सेम है। ए के चारों तरफ क्या है, वाटर या लिक्विड जो भी ले रहे हो, तो चारों तरफ से मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। भाई ये बीच में बैठा हुआ है, तो क्योंकि इसके मॉलिक्यूल कोहेसिव फोर्स लगेगी, लगेगी। हाँ जी मनिंदर, एक मॉलिक्यूल है वाटर के अंदर, वाटर का ही मॉलिक्यूल है मान लो, तो क्या कोहेसिव फोर्स लगेगी, तो चारों तरफ से मॉलिक्यूल खींचेंगे ना, तो मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, 0। भाई नेट फोर्स 0 आएगी। तो एक बात लिख सकते हो, नेट फोर्स, ठीक है ना, एट पार्टिकल ऑन पार्टिकल एट ए, बेटा वो 0 होगी। चारों तरफ माहौल क्या है, सेम है। बी का देखना, क्या बी के चारों तरफ माहौल सेम है, बी के बी पर भी सेम है। याद रहे आपको सर, इधर बेटा कहां तक लिक्विड अट्रैक्ट कर सकता था, मैंने बताया था इंटरमोलिक्यूलर फोर्स 10 की पावर माइनस 9। ये बिल्कुल बाउंड्री पर रखा हुआ है, तो मतलब ये वाला पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इसके चारों तरफ भी उतने ही बंदे हैं जितने ऐसा था, मतलब सर्कल वाला काम, ठीक है ना। तो इस पर भी नेट फोर्स बेटा कितनी आ जाएगी। सी पर देखना, सी पर कहोगे सर नीचे वाले तो बेटा खींच ही रहे हैं सारे के सारे, ठीक है ना, लेकिन ऊपर ये डिस्टेंस कम है, 10 की पावर 9 से कम रहेगी ना। भाई देखो ध्यान से, आप ऐसा सोचो कि सर्कल है, सर्कल के अंदर आपने क्या रखा हुआ, एक पार्टिकल। सर्कल की रेडियस कितनी है भाई, 10 की पावर माइनस, इसको इतनी रेडियस वाले सारे के सारे अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये पार्टिकल यहां आ गया तो 4 अट्रैक्ट कर रहे थे बेटा, 0 आ गई। इसको यहां रखा, यहां पर बेटा सर्कल बन गया पूरा पूरा, ठीक है। लेकिन जैसे ये रखोगे यहां पर सर्कल नहीं बना, नीचे वाला पोर्शन ज्यादा है, ऊपर वाला हवा में आ गया, तो नेट फोर्स क्या आएगी, नीचे आएगी। ऊपर तो है ही नहीं ना कुछ, तो नेट सी पर नेट फोर्स आएगी बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और बेटा डी पर भी बेटा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, कुछ तो लगेगी ना, मतलब सरफेस पर जो होगा उसके ऊपर ज्यादा लगेगी, ये भी बेटा लिख सकते हो। इस पर जो सरफेस पर बैठा है उस पर डाउनवर्ड फोर्स सबसे ज्यादा लग रही है, उससे जो नीचे उन पर कम लग रही है।
हाँ, जैसे यहां से इस लेयर से ऊपर जाओगे तो डाउनवर्ड लगने वाली फोर्स कम हो रही है, तो सबसे ज्यादा सरफेस पर है। हाँ बढ़ेगी, सॉरी बढ़ेगी, ऊपर जाते डाउनवर्ड फोर्स बढ़ेगी, ठीक है ना, बढ़ेगी या कम होगी? हाँ ठीक है, पार्टिकल कम हो जाएंगे तो वो बढ़ेगी, ठीक है, ऐसा मान लो, ठीक है ना, वो बढ़ेगी। हाँ उसमें सेमी सर्कल का आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलो जी, ये कह रहे हैं बच्चे कि सर अगर यहां देखोगे सर आधे से ज्यादा सर्कल मिलता है आपको। बेटा ये सर्कल जो नीचे वाला नीचे खींचता है, मान लो ऊपर वाला ऊपर खींचने की कोशिश करता है, नेट जीरो। अब कुछ फोर्स को बेटा ये कैंसिल कर देगा, कुछ फोर्स इतने हिस्से की बच जाएगी जो डाउनवर्ड लगेगी। यहां पर जैसे ऊपर पहुंचोगे सेमी सर्कल बन गया, अब कैंसिल होने वाला काम तो है नहीं, तो डाउनवर्ड फोर्स बढ़ जाएगी। तो ये लिख लो, जैसे यहां से ऊपर जाओगे नेट फोर्स जो है वो बढ़ रही है उसके ऊपर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। चलो ये हो गया आपका। अब सरफेस के मॉलिक्यूल बेटा स्ट्रेच्ड हैं, उनके ऊपर एक खिंचाव है नीचे की तरफ, ठीक है ना, खिंचाव है उनके ऊपर। इसी से हमें यह भी क्लियर होता है खिंचाव है तो वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करेंगे, और ये जो लेयर है ऊपर लिक्विड की ये अलग बिहेव करेगी, मतलब इसके ऊपर सरफेस टेंशन वाला काम रहेगा, ठीक है ना। वो पहले भी पढ़ रहा है बट यहां से थोड़ा सा समझ भी लिया। नेक्स्ट टर्म छोटी सी आती है आपकी सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया डिवाइड बाय इंक्रीज इन एरिया। जैसे ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूं, मैसेज ज्यादातर बुक में भी लिखा होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। आज मैंने काम करके दिखाया, आपको अब यकीन हो जाएगा कि सर एक इस टाइप का हम लेते हैं, और यहां पर बेटा एक मैंने मूवेबल आर्क लगाई हुई है जिसको मूव कर सकते हो, और यहां पर बेटा क्या बनी हुई है, एक फिल्म बनी हुई है, ठीक है ना। और इसकी ये साइड कितनी ले ली बेटा मैंने, एल ले ली, ठीक है। लिक्विड की बेटा यहां पर फिल्म बनी हुई है, तो क्या वो अंदर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, और मैंने जैसे खींचा था, मैं खींचकर जैसे दूर ले जा रहा था तो ये वापस आ रही थी, मतलब कुछ ना कुछ तो इस साइड फोर्स लगेगी ना, तो मैंने बड़े प्यार से इसको इस साइड ले जाना है, एक्सटर्नल फोर्स लगानी है। तो मान लो मैं इसको यहां से यहां तक लेकर चला गया बेटा, कितनी लेंथ लेकर चला गया, मान लो x, तो मैंने कुछ वर्क डन किया, मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं एक्सटर्नल, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रही है, तो स्मॉल सा वर्क डन बेटा किसके इक्वल आएगा, वर्क डन किसके इक्वल आएगा, सीधी सी बात है, स्मॉल छोड़ो बेटा, वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स इनटू, मैं इस केस में उतनी ही फोर्स लगाऊंगा जितनी इनसाइड वाला केस है, मतलब बड़े प्यार प्यार से आपने लगानी है, जैसे मैं कर रहा था वैसे नहीं करना, बड़े स्लो मोशन में, ताकि एक्सटर्नल और ये फोर्स इक्वल हो जाए, ठीक है जी। ये एक्सटर्नल फोर्स है बेटा जो, वही फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये दोनों इक्वल आ जाएंगी,
तो वर्क डन बेटा, अब देखो ध्यान से, सरफेस टेंशन कितनी हुआ करती थी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यही थी। फोर्स निकालना बेटा कितनी आएगी, एफ, टेंशन इनटू, यहां पर एक चीज समझने वाली है, जरा ध्यान से समझना। अगर मैंने ये फिल्म ली हुई है, जैसे मैंने बेटा यहां पर ली हुई थी इसके ऊपर, ठीक है ना, बना भी लेते हैं अगर बन गई तो बेटा, ठीक है ना। जैसे ये फिल्म ली हुई है ना, इसमें दिख कम रही है लेकिन है, ठीक है ना। और ये लेंथ मान लो, ये टूट गई, चलो अब ये लेंथ, इस देखो दो सरफेस बन गए, इस लिक्विड का एक सरफेस नहीं है, दो हैं बेटा, एक मेरी तरफ और एक आपकी तरफ, दो सरफेस हैं, एक इस साइड आएगा और एक इस साइड आएगा, दो सरफेस है, याद रखना। अगर किसी बीकर में पानी भरा हुआ, उसका सरफेस कितने हैं, एक हैं, और यहां पर बेटा एक इस साइड और एक इस साइड। तो इस केस में जब भी बेटा सरफेस टेंशन लिखोगे तो आपने लेंथ को डबल करके लिखना है, तो लेंथ को डबल करके लिखना है, ठीक है ना। मतलब दोनों साइड का काम कवर हो जाएगा, एक उधर का भी और एक उधर का भी, ठीक है ना। तो ये आ गई बेटा नेट फोर्स। अब इस फोर्स को बेटा यहां डाल दो, W इक्वल टू T2L इंटू एक्स। यही है क्या, ठीक है जी। अब नीचे एरिया देखना बेटा, एरिया में इंक्रीज कितना हुआ है, L इंटू एक्स, इंक्रीज इन एरिया, यानी कि एरिया। अब इस साइड का भी एरिया इंक्रीज हो रहा है और इस साइड का भी एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा बेटा, देखो वैसे LX था भाई, ये एरिया तो बड़ा है ना LX, वो आ जाएगा 2LX, तो इस 2 से 2 कट गया, नहीं ये वर्क डन था ना, तो ये बेटा सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी होती है बेटा टेंशन, हाँ, वर्क डन डिवाइड बाय इंक्रीज इन एरिया। तो ये जो सरफेस एनर्जी है इक्वल टू किसकी आ गई, टेंशन के। याद रहे ये न्यूमेरिकली इक्वल आई है, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों डिफरेंट चीजें हैं, इनके डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम आएगा, इनकी यूनिट भी सेम आएगी, करके देख सकते हो। जो बेटा इक्वली आ गई, सरफेस एनर्जी की यूनिट टेंशन वाली, सरफेस एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला टेंशन वाला, सब कुछ टेंशन वाला है न्यूमेरिकली। मतलब अगर आप वैल्यू देखोगे तो सेम आएंगी दोनों की, बट कंसेप्ट दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। तो ये न्यूमेरिकली इक्वल आ गया। तो डायमेंशन फॉर्मूले में मैं जिक्र करूंगा, क्या ऐसा यूनिट सेम हो तो फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी क्या? अगर ऐसा यूनिट दो चीजों की सेम हो तो क्या फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी? एक सरफेस टेंशन है, एक क्या है, सॉरी सरफेस एनर्जी, और एक क्या है, सरफेस टेंशन है। ऐसे पीछे करके आए थे, एक ग्रेविटी ग्रुविटी वाला, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, दोनों कंसेप्ट अलग थे बट उनकी वैल्यू, उनके फॉर्मूले, उनका सब कुछ सेम आ रहा था। ठीक है ना, ये सरफेस एनर्जी आ गया। ठीक है ना।